हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल टॉपर मैथ्स 78। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले जो कुछ चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले जो बेसिक जो हमें आना चाहिए वो है एक थ्योरम। ये थ्योरम कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। इस थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है वो है let p be a prime number if p divides a square, if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। अब इस थ्योरम का मतलब एक बारी समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका हम प्रूफ करेंगे। कई बारी जब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपको एग्ज़ाम में लिख के मिलेगा और आपको बोलेंगे प्रूव दिस। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। एज पर दिस थ्योरम, p अगर एक प्राइम नंबर है और p वो जो प्राइम नंबर है अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब अगर a स्क्वायर को p से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आता है तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ओके, जैसे ये मेरा रफ है, ये मैं साइड में रफ कर दे रही हूँ। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। सपोज़ एक प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज़ हमने लिया प्राइम नंबर 7। अब अगर इस थ्योरम के हिसाब से अगर जो 7 है, अगर ये 7 सपोज 63 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है 7 जो है वो 63 को भी डिवाइड करेगा। इफ़ 7 डिवाइड 63 स्क्वायर देन 7 डिवाइड 63। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज जैसे 5 है, 5 डिवाइड्स 30 स्क्वायर। 5 डिवाइड 30 स्क्वायर का मतलब है कि 30 इंटू 30 को 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जैक्टली डिवाइड करता है मतलब 30 इंटू 30 को अगर आप अपॉन 5 करो तो आपका जो आंसर है वो एक प्रॉपर इंटीजर ही आएगा। जैसे 5 6 30 हो गया, आंसर आ गया आपका 180। तो 5 डिवाइड्स 30 स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स 30 ऑल्सो। इस थ्योरम का मतलब है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इस थ्योरम पे, इसके प्रूफ पे। अब p इज़ अ प्राइम नंबर एंड इट इज़ गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर। सो इस थ्योरम में पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। यहाँ पे गिवन है p इज़ अ प्राइम नंबर और दूसरी चीज़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर आप ये लिखते हो p डिवाइड्स a स्क्वायर या फिर आप लिखते हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो ये तो हमारे पास गिवन हो गया। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव p डिवाइड्स a, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में क्या गिवन है और क्या यहाँ पे हमें प्रूव करना है। अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ पे। यहाँ पे a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये चीज़ गिवन में, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको साथ साथ ये भी लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आपको अपना आंसर किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है ताकि आपके कहीं पे भी आधा नंबर भी ना कटे, राइट। अब इसके प्रूफ पे बढ़ते हैं। अभी जो नंबर a है, ये तो p तो प्राइम नंबर ही हो गया। जो नंबर a है, देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा। अब क्योंकि ये a कोई नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। मान लो इसका प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो p1 p2 इस तरीके के नंबर्स आते हैं, तो a स्क्वायर को हम p1 इंटू p2 इंटू p3 लिख सकते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो एक नंबर के फैक्टर्स हम निकालते हैं और वो लिखते हैं, वो नंबर जो है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सारा प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो, ठीक है। तो अब हम लेट देते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, लेट द प्राइम factorization of a is equals to p1 इंटू p2 इंटू p3। मान लो इसके सपोज n फैक्टर्स हैं तो इंटू n। यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे क्योंकि कोई साइन नहीं है इसका मतलब है यहाँ पे कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। वेयर p1 p2 p3 p4 यहाँ लिखा नहीं है पर इसका मतलब वही है कि सभी हैं अप टू pn आर प्राइम नंबर्स। जब भी आप कुछ नया चीज़ लेते हो कहीं पे से, आपने p1 p2 नया अपनी तरफ से लिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो हमने बता दिया कि दीज आर द प्राइम नंबर्स, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब अलग अलग हो। अगर इसमें सपोज 2 जो है 2 बार आता है तो हमने उसको 2 को 2 बार ही लिखा है, हमने इसको 2 इंटू यहाँ पे 4 नहीं लिखा। 4 तो वैसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे p1 p2 जो हैं ये सारे अलग अलग नंबर नहीं हैं। इन द सेंस ये ऐसे भी हो सकते हैं कि p1 हो सपोज ये 2 2 3 3 3 3 3 4 नहीं सॉरी 3 3 देन 5 देन मे बी 11 इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर की बात हो रही है सो लेट्स सी कि a स्क्वायर क्या होगा। अगर हम a स्क्वायर निकालते हैं इस इक्वेशन में तो दोनों चीज़ों को हम लोग खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। तो ये है p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn मल्टीप्लाइड बाई p1 p2 p3 अप टू pn। तो ये हमारा जो a स्क्वायर है क्योंकि सब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है तो p1 जब p1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा p1 स्क्वायर। p2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो हो जाएगा p2 स्क्वायर। इसी तरीके से p3 स्क्वायर और ये pn स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। नाउ p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इज गिवन। अब ये जो p है ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो p है वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करके जो हम एक नंबर को लिखते हैं वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स तो जो पॉसिबल हैं a स्क्वायर के वो या तो p1 है p2 है p3 है, यही सब नंबर्स हैं। अब हम कह रहे हैं p a को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो p है ये एक्चुअली इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी, कोई नया तो नहीं हो सकता। तो अगर हम जब भी इस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो हम इसको मेंशन करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। p is one of the prime factors of a square। अब नाउ बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम यूनिकनेस की बात भी करता है। यूनिक मतलब कि हर नंबर अलग अलग है इसमें। सो बाय द यूनिकनेस पार्ट of the fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, only factors of a square are, अभी जो a स्क्वायर है इसके फैक्टर्स केवल यही हैं जो हमने लिस्ट करे हैं। only factors of
ए स्क्वायर आर P1 P2 P3 up to Pn. So P is one of them. So P is one of either P1, P2, P3 or up to Pn. बट A जो है हमारा वो इन सब का प्रोडक्ट है, ठीक है। सिंस A, अब हमने कहा जो P है वो इनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा A है ऑलरेडी हम बोल चुके हैं A है प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 P3 अप टू Pn। ये P इन्हीं में से कोई एक नंबर है और इन सब का प्रोडक्ट है A। इसका मतलब जो P है वो अगर यहाँ पे सेम नंबर वो है तो इसका मतलब वो A को डिवाइड करता है, देयरफॉर P डिवाइड्स A, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था कि P डिवाइड्स A। ये वाली बात आई समझ में? यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि A स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो हैं P1 P2 P3 अप टू Pn। इसका मतलब जो P है वो इन्हीं में से एक है, P1 P2 P3 अप टू Pn। अब क्योंकि इन सब का जो प्रोडक्ट है वो है A, तो इसका मतलब मान लो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मान लो ये जो हमारा P2 है ये है हमारा P। अगर ये हमारा P है तो इस नंबर को यदि हम P से डिवाइड करें, मतलब P2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्लियर डिविजिबल है। कोई डिनोमिनेटर कुछ डेसिमल कुछ तो छोड़ेगा नहीं है कि क्लियरली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं P डिवाइड्स A। जब ये आपके एग्ज़ाम में यदि थ्योरम आती है तो आप इसको इसी तरीके से इसका पूरा प्रूफ लिखें, आपके इससे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें कुछ स्टेप्स जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं उसमें जनरली जो बच्चे जिस पॉइंट को भूलते हैं, जो इसके कीवर्ड्स हैं वो आपको नहीं भूलना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि P1 P2 P3 आर प्राइम नंबर्स। ये इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहे कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देन ये वाली लाइन जहाँ आप लिखते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये इम्पॉर्टेंट है। यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ये आपको बताना पड़ेगा बताने के लिए कि इसके फैक्टर्स केवल यही हैं और फिर फाइनली प्रूफ। ये जनरली एज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में जिसमें आता है रूट 2 इज़ इरेशनल प्रूव करो, या फिर रूट 3 इरेशनल प्रूव करो, या फिर रूट 5 इरेशनल प्रूव करो, रूट 7 इरेशनल प्रूव करो। ये सभी क्वेश्चंस को प्रूव करने का तरीका बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो अगर आपको इसमें से कोई एक प्रूफ आता है, आप अकॉर्डिंगली सारे प्रूफ्स ईजीली कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं हाउ टू प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको प्रूव करने का तरीका ये है, आपको प्रूव करना है कि रूट 2 इज़ इरेशनल। तो हम कहेंगे कि मानो ये रैशनल नंबर है, और फिर हम इसको आगे प्रूव करते चले जाएंगे और देन वी विल अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मान लो आपको ये प्रूव करना है, जो आपके सामने जो टेबल रखी हुई है कि वो एक टेबल है। तो आप क्या, अब टेबल को टेबल प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको कैसे प्रूव करोगे? तो हम क्या करते हैं मैथ्स में, उल्टा प्रूव करते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, मान लो ये टेबल नहीं है, ये एक कोई भी जानवर का नाम ले लो, मान लो ये एक टेबल नहीं है, ये एक डॉग है। ठीक है, तो अगर वो डॉग है तो फिर उसके 4 पैर होने चाहिए, 4 तो टेबल के भी हैं। फिर आप बोलोगे अगर ये डॉग है तो फिर ये वॉक करना चाहिए अपने आप से, लेकिन टेबल तो अपने आप वॉक नहीं करती, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप बोलोगे वॉक नहीं कर सकती, तो हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था कि एक डॉग है, वो एजम्पशन ही गलत है। इसका मतलब ये जो सामने हमारी दिख रही है वो टेबल ही है, वो एक डॉग नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से हम मैथ्स में कई सारे प्रूफ्स करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें कहा है उसको डायरेक्टली प्रूव करने के बजाय हम प्रूव मानते हैं कि वो नहीं है जो हमें प्रूव करना है, हम उसका ऑपोजिट ले लेते हैं और फिर हमें कुछ एक रॉन्ग रिजल्ट मिल जाता है। तो हम कहते हैं ये रॉन्ग रिजल्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमने
रॉन्ग एज्यूम किया था, इस वजह से जो राइट जो क्वेश्चन में लिखा है वही सही है। ठीक है, अब जैसे प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको लेके चलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज़ रैशनल। ठीक है, तो चलो प्रूफ पे इसके शुरुआत करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज़ रैशनल। Let us assume that root 2 is a rational number. अब हमने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है, therefore रूट 2 जो है इसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, where a and b आर इंटीजर्स, ये तो डेफिनेशन होती है हमारी, एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये a एंड b कैसे इंटीजर्स हैं? मान लो अगर a और b में कुछ नंबर कॉमन आ रहा होता तो आप ऊपर नीचे से कट करते हो, हमें ये a एंड b चाहिए इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो हम कहते हैं वे a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम यहाँ पे ज़रूरी है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑब्वियसली अगर सपोज यहाँ पे आपका कोई बड़ा नंबर, दोनों ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप किसी एक सर्टेन नंबर से कट कर सकते हो, तो हम उस फॉर्म की बात कर रहे हो, उस फ्रैक्शनल फॉर्म की, जिसमें ए और बी को आप फर्दर कट नहीं कर सकते किसी नंबर से, इसलिए हम कह रहे हैं वे ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब आप इसको फर्दर नहीं कट कर सकते, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? चलो, अब रूट 2 इज इक्वल्स टू a/b। नाउ लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। we will get रूट 2 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। a स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को अगर आप उधर ले जाओ तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आ गए समझ में? अब यहाँ पे जो ये a स्क्वायर है ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर, मतलब ये जो a स्क्वायर की वैल्यू है ये आपको मिलता है 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे, b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो बड़ा नंबर है वो a स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये a को डिवाइड करता है, या आप कह सकते हो कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। आई बात समझ में? कन्फ्यूजन है यहाँ पे तो ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, अगर मैं ये कहती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी नंबर है, सपोज करो ये मान लो ये 15 स्क्वायर है, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? अब ये 15 स्क्वायर चाहे जितना भी होता हो उसको आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक इवन नंबर ही आएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 ही होगा। ये 2 × 2 25 हो जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका ये 2 से तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि 2 आ गया तो ये जो आंसर है आपका, आंसर मतलब ये वाला, ये जो आपकी a स्क्वायर वैल्यू है ये वैल्यू, इसको यहाँ ये जो वैल्यू है ये जो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो 2 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे 2 वेज हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, या फिर आप लिख सकते हो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। आप किसी बुक्स में किसी बुक्स में आप देखोगे ऐसा सिंबल बना हुआ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर के लिए 2 एक बार बना हुआ a स्क्वायर। इसका मतलब भी होता है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। सेम चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 2, क्योंकि हम यहाँ 2 की बात कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये 2 3, इन तीनों में से
कोई आपको राइट ओनली वन इन एग्ज़ाम, आपको जो इन तीनों में से जो स्टेटमेंट ईजी लगती है आप वो लिखो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है या मुझे ये ठीक लगता है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, या फिर मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लिखने में कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है, सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर ये ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो अभी जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी तो उससे हम लिख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाई 2। ये पढ़ा था ना हमने पिछली जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो यहाँ पे इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, या फिर इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर a 2 से डिविजिबल है तो फिर a जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग कुछ होगा, क्योंकि इवन नंबर है, 2 टाइम्स समथिंग कुछ होगा ये। तो लेट अस अज्यूम दैट a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई सम नंबर c। ये जो c है वो क्या है, वेयर c इज एन इंटीजर, अब a की वैल्यू हमने ले लिया, a जो है वो 2c के बराबर है। ठीक है, इसको आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दो, ये a इज डिविजिबल बाई 2 हमारे पास आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब a इक्वल्स टू 2c जो है इसको अब हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट ये 2b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2c, तो आप यहाँ लिखोगे 2c, a स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c इंटू 2c मतलब कि 2 इंटू 2 4, और c को स्क्वायर करोगे तो 4c स्क्वायर। तो हमारे पास मिला हमें b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस 2 को इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई था तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास मिला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब जो b स्क्वायर है ये 2 मल्टीप्लाई बाई सम नंबर है, इसका मतलब ये जो b स्क्वायर है ये 2 से डिविजिबल है, तभी तो ये 2 इंटू समथिंग कुछ आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 2, b इज डिविजिबल बाई 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ये a इज डिविजिबल बाई 2, अब हम कह रहे हैं b इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब दोनों a और b 2 से डिविजिबल है, ये दोनों 2 से डिविजिबल हो गए, इसका मतलब इन दोनों का ये कॉमन फैक्टर हुआ, 2 इसको भी डिवाइड करता है b को भी और 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोप्राइम है ही नहीं, क्योंकि हमने तो ये माना था ना स्टार्टिंग में कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन दोनों को 2 जो है कॉमन फैक्टर दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया तो इसका मतलब ये कोप्राइम है ही नहीं। और ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो ही गलत था कि ये कोप्राइम नंबर्स हैं और ये एक रैशनल नंबर है। अब ये जो हमने समझा इसको लिखने का जो तरीका है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वी आर सेइंग b इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। सो यूजिंग 2 and 3 using 2 and 3 a and b are
बोथ डिविजिबल बाई 2, ऐसा हम क्या लिख सकते हैं, बोथ डिविजिबल बाई 2। अब ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए, देयरफॉर A and B have a common factor 2, therefore A and B are not co-prime। पर हमने तो माना था कि प्राइम है, पर हमारे प्रूफ से आ गया कि दैट दे आर नॉट co-prime, which is a contradiction, which is a contradiction to our assumption, which is a contradiction to our assumption that, क्या assumption हमने किया था कि A and B are co-prime, और हमने क्या assume किया था, and √3 is और √2, ये √2 की बात हो रही है ना, √2 is a rational number, NO dot मतलब number, which is a contradiction to our assumption that A and B are co-prime and √2 is a rational number. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. Therefore √2 is an irrational number. आगे समझ में? अगर कहीं पे भी प्रूफ में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल आंसर योर क्वेरीज। एक बार फिर से देख लेते हैं। √2 इरेशनल प्रूफ हमें करना था। इसको प्रूफ करने के लिए हमने पहले एज्यूम किया कि ये एक रैशनल है और इसको A/B के फॉर्म में लिखा, वेयर A and B आर को-प्राइम। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हमें ये स्टेटमेंट मिल गई, 2B² = A², मतलब 2 A को डिवाइड करता है और if A² is divisible by 2 then A is also divisible by 2। दैट इज़ द प्रीवियस थ्योरम। क्योंकि उस थ्योरम का कोई नाम नहीं है इसलिए उस थ्योरम को हम लिखते नहीं हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते वैसे भी बोर्ड एग्जाम में। फिर हमने कहा A = 2C। ये जो A की वैल्यू है इसको हमने अपनी पिछली इक्वेशन जो है उसमें पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व हमने फर्दर किया तो हमारे पास आया B² is divisible by 2, B is divisible by 2। हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये को-प्राइम है ही नहीं क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर आ गया। फिर लिखते वक्त हम लिखेंगे विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर एजम्पशन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कुछ हमारे पास जो गलत रिजल्ट आ रहा है वो, टू आवर एजम्पशन दैट A and B आर को-प्राइम एंड √2 इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, √2 इज़ एन इरैशनल नंबर। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने √2 को इरैशनल प्रूव किया, हम √3 को भी इरैशनल प्रूव कर सकते हैं। √3 को कैसे इरैशनल प्रूव करेंगे, ये प्रूफ देखो यहाँ पे ये हमने किया हुआ है। मैं आपको उसको समझा देती हूँ। एग्जैक्टली सेम आप √3 को जैसे मैंने किया है इसी तरीके से √5 और √7 को भी आप कर सकते हो। देखो बिल्कुल सिमिलर है, आपने एक प्रूफ कर लिया तो आप सारे सीख जाओगे। जैसे है √3 इज़ इरैशनल, तो हम एज्यूम करेंगे कि √3 रैशनल नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं A/B वेयर A and B आर को-प्राइम इंटीजर्स, B ≠ 0। ये B ≠ 0 हम हमेशा इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए B ≠ 0। देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो हमें मिलेगा √3² = A²/B²। तो 3 = A²/B²। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिल जाएगा A² is divisible by 3, A is divisible by 3। क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो अब हम लेट A = 3C लेंगे। फिर इस 3C की वैल्यू को हम जो फर्स्ट इक्वेशन में थी जैसे हमने पिछले प्रूफ में किया था वैसे ही उसको यहाँ प्रूफ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे B² is 3C², तो नाउ B² is divisible by 3, तो B is divisible by 3। फिर यूजिंग 2 and 3 इन दोनों को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि दोनों ही डिविजिबल बाई 3 है तो ये को-प्राइम नहीं है। सो अगेन वही वाली बात, क्योंकि कोप्राइम नहीं है तो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर assumption that A and B are co-prime and √3 is irrational. Therefore our assumption is wrong and hence √3 is an irrational number and this is the proof. अब अगर आपको ये प्रूफ समझ आ गया है तो आप √7 is an irrational number इसको प्रूव करो बिल्कुल सेम मेथड से
अगर आप ये करना सीख जाते हो तो आपके इस क्वेश्चन के मार्क्स कहीं नहीं गए। और ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में आता है, आप पिछले सैम्पल पेपर्स देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने ये प्रूफ्स तो सीख लिया, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने ग्रेड 9th में पढ़े हैं, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक्सरसाइज 1.2 करोगे। सपोज़ आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है, NO डॉट मतलब नंबर, एक रैशनल नंबर है और आपके पास में एक इर्रैशनल नंबर है। इन दोनों नंबर को यदि आप प्लस करो या माइनस करो तो जो हमारा आंसर आता है, ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा हमारा एक इर्रैशनल नंबर ही होगा। दिस इज़ अ रिज़ल्ट। आप इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इस रिज़ल्ट को यूज़ करने वाले हो अगले एक्सरसाइज में। एक रैशनल नंबर, एक इर्रैशनल नंबर, तो आंसर हमारा हमेशा इर्रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल, सपोज करो नंबर है हमारे पास 3, ये रैशनल नंबर है, इर्रैशनल नंबर हमने लिया √2, तो 3 + √2 ये कैसे टाइप का नंबर है भाई, ये इर्रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रैशनल है और एक इर्रैशनल है, तो ये पूरा नंबर 3 + √2 ये होता है इर्रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि भाई 9 - √5 ये कैसा नंबर है, तो आप कहोगे ये भी एक इर्रैशनल नंबर है क्योंकि ये एक रैशनल और इर्रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से बन रहा है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस। ठीक, ये तो हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। नंबर 2, अब हम देखेंगे कि तब क्या होता है जब रैशनल और इर्रैशनल को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अगर रैशनल नंबर है और एक है इर्रैशनल नंबर, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो तो आंसर यहाँ पर भी हमेशा इर्रैशनल नंबर आएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि रैशनल नंबर जो हम बात कर रहे हैं ये जस्ट एनी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। हमने यहाँ नॉन ज़ीरो इसलिए कहा क्योंकि यदि हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें, सपोज़ करो हमने रैशनल नंबर ले लिया 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इर्रैशनल से, 10 × √2। 10 × √2 का आप क्या लिख सकते हो, 10√2। तो ये कैसा नंबर है, ये एक इर्रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर आप लिख रहे हो 3 / √7, मतलब ये 3/√7, ये कैसा नंबर है, ये भी इर्रैशनल नंबर है। पर अगर हम यहाँ पे, मैंने इसलिए कहा गया नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है आपकी ये तब नहीं होगी अगर आपका ये नंबर ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ करो एग्जाम्पल, अगर आपका ये नंबर ज़ीरो होता तो ज़ीरो रैशनल नंबर हो गया और इर्रैशनल नंबर सपोज़ आप √2 ले लेते, तो ये तो आंसर आपका ज़ीरो आ जाता है। और ज़ीरो कैसा नंबर है, उस केस में ये एक रैशनल नंबर आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे रैशनल नंबर के साथ, सपोज़ √3 के साथ, तो 0/√3 आ जाएगा जो कि ज़ीरो है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपका जो रिज़ल्ट है इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स, जब नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होता है और एक इर्रैशनल नंबर होता है तो आंसर आपका आएगा इर्रैशनल नंबर। लेकिन यदि आपका ये आंसर यहाँ पे ज़ीरो है रैशनल नंबर में और फिर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका रैशनल नंबर होगा। अब मैं आपको जो आज हमने शीट्स करे हैं मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी रख सकते हो फॉर योर क्विक रिवीजन। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। तो जो आज के शीट्स हैं वो हैं ये वाले। ये है हमारा आज का पेज 1 जहाँ पे हमने ये थ्योरम किया। फिर है हमारा ये पेज 2 जहाँ पे हमने √2 इज़ एन इर्रैशनल नंबर प्रूव किया। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पेज दैट इज़ जहाँ पे हमने √3 इज़ एन इर्रैशनल नंबर प्रूव किया। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो फॉर योर क्विक रिवीजन। और
फिर लास्ट में हमने इनके बेसिक ऑपरेशंस इसके बारे में जाना. That is it for this video. For exercise 1.2, refer to our next video. If you have any issues, any problem with any of the questions, you can write it in the comment box. I'll be happy to help you. Till then, bye-bye. Do like, subscribe and comment on my channel @ Topper Maths 78.